हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज़ का चैप्टर मानव कंकाल एवं मांसपेशियाँ इसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने मानव कंकाल को डिटेल एक्सप्लेन किया है। मानव कंकाल में कौन कौन सी अस्थियां हैं, उनकी संख्या क्या है, उनके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ बोन रिलेटेड डिजीज़, अस्थि रोग। तो देखिए, अस्थि रोग को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी है, पहली ए कैटेगरी में यहाँ लिखता हूँ कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब हमारे फूड में किसी की कमी से अगर कोई रोग हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कमी से होने वाला रोग या डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है। अस्थि रोग, बोन रिलेटेड डिजीज को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। उसमें एक कैटेगरी है कमी से होने वाला रोग। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, वो है ऑस्टियोमलेशिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता मतलब हड्डियां कैसी हो गई हैं, मुलायम हो गई हैं। और दूसरा एक और रोग है इसी में जिसको बोलते हैं रिकेट्स, जिसको बोलते हैं रिकेट्स, और हिंदी में भी इसको रिकेट्स ही हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, कमी से होने वाले रोग में पहला रोग है ऑस्टियोमलेशिया और दूसरा है रिकेट्स। ठीक। ऑस्टियोमलेशिया जिसको हम लोग अस्थि मृदुता कहते हैं, जिसमें नाम से पता चला है हड्डी कैसी हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हड्डियों के निर्माण के लिए या हड्डियों में 68% तक लवण पाए जाते हैं और वो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो अगर हमारी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम है तो डेफिनेटली हड्डियों के निर्माण के लिए कम से कम कैल्शियम मिलेगी। वो हड्डियां कैसी हो जाएंगी, वो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, और उस व्यक्ति के वजन को वो हड्डियों का ढांचा उठा नहीं पाएगा और वो हड्डियां जल्दी ब्रेक, उनमें फ्रैक्चर हो जाएगा। तो देखिए, ऑस्टियोमलेशिया में हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी। और एक चीज़ देखिए, हमने एक विटामिन पढ़ी थी, विटामिन डी। ये विटामिन डी भी आवश्यक है। हमने भोजन में जो कैल्शियम ली है उस कैल्शियम को आंतों में से अवशोषित किया जाता है, इंटेस्टाइन में से अवशोषित किया जाता है, और कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी। अब एक चीज़ देखिए, कैल्शियम और विटामिन, मान के चलिए हम लोग अपनी डाइट में कैल्शियम तो ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कैल्शियम हम लोग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कंबाइंड पैक, कॉम्बो पैक हमको लेना है। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया जो कंडीशन है वो होती है वयस्कों में। देखिए, मैं इन बीमारियों के जो मुख्य पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा डिटेल बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पर बीमारियों को पढ़ रहे हैं और इन्हीं पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, रिकेट्स भी यही बीमारी है। रिकेट्स में भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन वो किस में होती है, वो होती है बच्चों में। इसका मतलब ये है कि बच्चों में अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उनका जो हड्डियां हैं, हड्डियां जैसे बच्चे की जब एज बढ़ती है तो उसके शरीर का वजन, वेट बढ़ता है, लेकिन उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उसकी हड्डियां वजन की वजह से झुक जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, उसकी जो हड्डियों का ढांचा है वो धनुषाकार हो जाएगा, धनुषाकार, या हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं बो शेप्ड। ठीक है। तो देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज में ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन का सॉफ्ट हो जाना। ठीक है।
ये होता है वयस्कों में और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बचपन में है, चाइल्डहुड में है, तो इसी बीमारी को क्या बोल देते हैं, रिकेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए कमी से होने वाला रोग में 2 हमने पढ़ दिए हैं। अब आते हैं हम लोग बी कैटेगरी। अब हम लोग पहुंचते हैं बी कैटेगरी पर, हार्मोन के असंतुलन से, हार्मोन के असंतुलन से, इम्बैलेंस इन हार्मोन, इम्बैलेंस इन हॉर्मोन्स। अच्छा, आप लोग हॉर्मोन्स जानते ही हैं। हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हार्मोन के इम्बैलेंस से अब हमारी बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फेट से संबंधित जो हॉर्मोन्स हैं, तो देखिए थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन, और पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलता है पैराथायरॉइड हार्मोन। इन दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस है, या तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, या फिर जो हमारा ब्लड है उसमें कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी। तो दोनों ही नुकसानदायक है, दोनों में बैलेंस बनना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से 2 हार्मोन हैं। एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और एक है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो देखिए इन दोनों हार्मोन में अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्बैलेंस है तो फिर किडनी स्टोन बन जाता है, मतलब हमारी जो किडनी है उनमें पथरी जमा हो जाती है। और देखिए और भी कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे नर में जो सेक्स हार्मोन पाया जाता है उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स, एंड्रोजन, और मादा में पाए जाते हैं, मादा में एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स। तो इन हार्मोन की कमी से भी, इनके इम्बैलेंस में या इनकी कमी से भी हमारे शरीर में बोन से रिलेटेड डिजीज होती हैं। और उस डिजीज का नाम क्या है, उस डिजीज का नाम देखिए वो है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ये है ऑस्टियोमलेशिया जो कि डेफिशिएंसी डिजीज है, नाम में देखिए कंफ्यूजन है। ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदता, हड्डियां सॉफ्ट हो गई हैं, क्यों, कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है उसको। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो गई हैं, अस्थि कैसी हो गई, खोखली हो गई। अब खोखली का मतलब क्या है कि उस जो हड्डी के अंदर का जो चीज है वो खाली हो चुकी है। अब हड्डी के अंदर क्या भरा रहता है, हड्डी के अंदर भरा रहता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में संक्रमण हो सकता है या उसकी कम मात्रा बनती है, किसकी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस, एक हार्मोनल डिजीज है। ऑस्टियोमलेशिया एक डेफिशिएंसी डिजीज है। अब एक पॉइंट और मैं क्लियर करता हूं आपको, हार्मोन कभी भी डाइट में इंक्लूड नहीं होते हैं, हार्मोन हमेशा हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। तो देखिए अस्थि रोग में कमी से होने वाला रोग, हार्मोन के असंतुलन। अब हम लोग आते हैं कि जब बड़ी बड़ी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वहाँ पर जॉइंट्स बनते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जॉइंट भी पढ़े हैं, ठीक है, वो वीडियो देख लेंगे आप लोग अच्छे से। तो देखिए इन जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। स्टिफनेस का मतलब है अकड़न। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास ज़्यादातर कि जो थोड़े से बुजुर्ग हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, उनके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर या जॉइंट्स में होने वाले रोग को बोलते हैं अर्थराइटिस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जोड़ों में दर्द, पेन इन जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स। और इसी के लिए एक कॉमन वर्ड है, दैट इज अर्थराइटिस। ये आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा, अर्थराइटिस। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी के भी नाम के पीछे अगर आइटिस जुड़ा हुआ है, आइटिस, तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, ठीक है।
तो हमारे बोन में कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो जोड़ों में दर्द है, इनके कुछ प्रकार हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए ये जो मेनली अर्थराइटिस है, इस अर्थराइटिस को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, और एक है ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि केवल ये पढ़ लेना कि ऑस्टियोपोरोसिस बुजुर्गों में होता है, इसकी कमी से होता है, तो ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स आर नॉट साइंस, एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। अगर हम लोग केवल फैक्ट ही फैक्ट पढ़ लेंगे तो साइंस में और जो अलग जो फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हमको थोड़ा सा डिटेल होना भी पड़ता है, लेकिन इतना भी डिटेल नहीं होना है कि पूरा कोर बायोलॉजी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर दें। तो हमको एक बैलेंस बना के चलना है कि हमारा जो लेक्चर है वो फैक्चुअल भी ना हो और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर अगर वीडियो वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग साइंस में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को हिंदी में भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब एक चीज़ देखिए, अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द। पहली बात तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अच्छा मैं ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट वाइज जो लिखवा रहा हूँ वो ये इसी वजह से क्योंकि आजकल एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं, कथन और कारण के। आपसे कथन दे दिया, उसका कारण दे दिया, तो यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए ही मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं। और बनते हैं जनरली क्वेश्चन बीमारियों से। देखिए सबसे पहले तो ये कि ये सभी आयु वर्ग में हो जाता है, सभी आयु वर्ग में। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में जाकर ही होगा, ये छोटी उम्र के बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में आसानी से हो जाता है। और ये क्या होगा, ज़्यादातर अधिकतर ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है, अधिकतर बुजुर्गों में, बुजुर्गों में, ठीक है। अब सभी आयु वर्गों में है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून बीमारी। अब इसका मतलब क्या है, देखो इम्यून निकला है इम्यूनिटी से। हमारे शरीर में इम्यूनिटी पाई जाती है कि बाहर से कोई भी एंटीजन, बाहर से कोई भी कारक हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उसको किल करने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों को ये खाना शुरू कर दे तो हम इसको बोलते हैं ऑटो मतलब स्वतः। इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी बॉडी, हमारे जो बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड में जो WBC है, WBC में जो कोशिकाएं हैं वो जोड़ों की कोशिकाओं को ही खाना शुरू कर देती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो क्या है फिर, ये है वियर एंड टीयर फिनोमेना। अब वियर एंड टीयर क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़, मान के चलिए एक शर्ट आपकी बहुत फेवरेट है, आप उस शर्ट को डेली पहनते हैं तो वो शर्ट जल्दी खराब हो जाएगी, फट जाएगी, बजाय उस शर्ट के जो आपने टांग रखी है अपनी अलमीरा में। तो जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। अब देखो बुजुर्गों में बहुत लंबे समय तक उनके हड्डियों के ढांचे ने उनका वजन उठाया है, उनके जॉइंट्स में बहुत दिनों तक उसका वजन उठाया है, तो डेफिनेटली जो बोन की जो हार्डनेस है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो धीरे धीरे क्या होगी, वीक होगी। तो ये एक उम्र का प्रभाव है, ऑस्टियो अर्थराइटिस एक उम्र का प्रभाव है जो बुजुर्गों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर फिनोमेना। और एक चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर ये बड़े जोड़ों को पकड़ता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस ज़्यादातर बड़े जोड़ों को, बड़े जोड़ कौन कौन से हैं, कंधे का जोड़ और उनका जो हिप जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं नितंब, हिंदी में बोलते हैं नितंब जोड़ या हिप जॉइंट, इसको ज़्यादातर ये पकड़ता है। अच्छा, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस छोटे छोटे जॉइंट्स को पकड़ता है।
जैसे हमारी उंगलियों के ये जो है इनको पकड़ेगा, अंगूठे को यहाँ पकड़ेगा, और ये एक बाइलेटरल बीमारी है। अगर हमारे शरीर के मान लीजिए राइट हैंड में, मेरे राइट हैंड में अगर रिमेटॉइड अर्थराइटिस का जो इन्फ्लामेशन है वो मेरी उंगली में हो गया है, तो डेफिनेटली दूसरे हाथ की उंगली में भी होगा। इसका मतलब क्या है कि ये बाइलेटरल है, बाइलेटरल, और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल समरूप, एक हाथ में जिस तरफ होगा, जिस जगह पर होगा दूसरे हाथ में भी उसी जगह पर होगा। बाइलेटरल का हिंदी में मतलब द्विपार्श्वी, द्विपार्श्वी, और सिमेट्रिकल का मतलब होता है समरूपी, समरूपी। ठीक है, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस। एक और है जॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है और उसको बोलते हैं गाउट। उसका नाम है गाउट, GOUT। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। गाउट क्या है देखिए, गाउट में बेसिकली जॉइंट्स पर यूरिक एसिड, अब यूरिक एसिड क्या है, आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देखिए। यूरिक एसिड क्या है देखिए कि हम लोग अपनी डाइट में जो भी प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन्स में क्या है, अमीनो एसिड्स। अब ये जो अमीनो एसिड्स का जब डाइजेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो इनसे अमोनिया निकलती है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में और यूरिक एसिड बनता है। और इस यूरिक एसिड का हमारे शरीर में तो कोई काम नहीं है, यूरिया का कोई काम नहीं है, तो इसको थ्रू यूरिन, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी किडनी ने थोड़ी सी फंक्शनिंग कम कर दी, फंक्शनिंग मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई, या हमारी डाइट में हमने क्या किया कि प्रोटीन इनटेक ज़्यादा ले लिया, और या हो सकता है कि ऐसे फूड ज़्यादा ले लिए जिसमें यूरिक एसिड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये यूरिक एसिड छन के बाहर नहीं जा पा रहा है किडनी से, तो ये हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं, और बेसिकली हमारे जो पैर का जो बिग टो है, पैर के अंगूठे को बोलते हैं बड़ा अंगूठा, पैर में जो अंगूठा है उसको बिग टो बोलते हैं, बड़ा अंगूठा बोलते हैं। और बड़े अंगूठे पर यूरिक एसिड या यूरेट क्रिस्टल्स का जमा हो जाना, और ये बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, इतनी पेनफुल कि अगर आप उस जगह पर एक कागज़ लें और उसको रख दें तो उसका भी दर्द आप पर सहन नहीं होगा, उसका वेट भी आप लोग नहीं उठा पाए। और गाउट का दर्द अधिकतर नाइट में होता है, और ये पीरियोडिक होता है, 2 घंटे हो गया, फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, इस तरह से इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है। तो गाउट किसकी वजह से होता है, बेसिकली है ये जॉइंट का ही डिजीज, ये यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, यूरिक एसिड निक्षेपण, डिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन, कहाँ पर, जॉइंट्स पर, और बड़ी ही पेनफुल कंडीशन यहाँ पर होती है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखेंगे कि हम अपने जो जॉइंट्स का जो पेन है उसके निवारण के लिए, दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो हमको क्या करना चाहिए, हम या तो एस्प्रिन लेते हैं, एस्प्रिन वही है जो डिस्प्रिन हमारे सिर के दर्द में काम आती है, या हम लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जोड़ों के दर्द में क्या लेते हैं, एस्प्रिन, या लेते हैं स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड, ये इनके इलाज में दिए जाते हैं, इलाज में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे अस्थि रोग और जोड़ों में दर्द, इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है मांसपेशी, और मांसपेशियों में क्या डिजीज पाई जाती हैं उसके बारे में। मांसपेशी, मांसपेशी जिसको हम लोग बोलते हैं मसल्स, मसल्स। तो देखिए क्या है ये मसल्स, इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और वो हड्डियों के ढांचे पर हमारे शरीर की पूरी बनावट टिकी हुई है। हमारे जो हड्डियों का ढांचा है, उस हड्डियों के ढांचे से शरीर की बनावट और शरीर का आकार नियंत्रित या डिसाइड होता है। अब इन हड्डियों में अगर कोई लोकोमोशन कराना है, कोई मूवमेंट कराना है, अब लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, हम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, हम अपना स्थान बदलते हैं, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। और मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े अपने हाथों को ऐसे कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो दोनों के लिए ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि हड्डियों में मोशन हो रहा है, ऐसे समझिए।
अब इस मोशन को कराने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के ऊतक की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के टिश्यू की आवश्यकता होती है, जिसको मसल्स कहते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि ये दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इन हड्डियों को अपनी ही जगह पर बनाए रखने के लिए इनके ऊपर एक लिगामेंट की पैकिंग होती है। लिगामेंट अभी मैं लिखवा भी दूंगा आपको। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए जिस तंतु, जिस फाइबर की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो हड्डियों को उसने फिक्स कर दिया इस तरह से। अब लेकिन हड्डी मूवमेंट करे, मान ले इस हड्डी को ऐसे मूवमेंट करना है। अब मूवमेंट करने के लिए कोई ऐसा फाइबर होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए, उनको बोलते हैं मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ये कैसा है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं संकुचनशील तंतु, संकुचनशील तंतु। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक हड्डी है, एक बोन है, ये दूसरी बोन है, और इसको अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए बोन को बोन से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिगामेंट की। और लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु, स्नायु, लिगामेंट। ये क्वेश्चन बना था एक बार केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में, ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से लिगामेंट का क्या काम है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ना, इस तरह का क्वेश्चन आया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जनरल साइंस है, किसी एक एग्जाम के इसको सिलेबस में नहीं बांध सकते हैं, ये सबको आना चाहिए, ये ऐसी साइंस है। तो देखिए लिगामेंट्स, ठीक है। अब मुझे अगर हड्डी में कोई मूवमेंट कराना है तो एक ऐसा फाइबर होना चाहिए मेरे पास जो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कभी रिलैक्स हो जाए, तभी तो हड्डियों में मूवमेंट हो पाएगा। तो उसी कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मसल बोल रहे हैं। अब हमारे शरीर में कुल 639 मसल्स पाई जाती हैं, कुल 639 मसल्स पाई जाती हैं, जो मनुष्य के भार का लगभग 40 से 50% भाग होता है। किसका? मनुष्य के भार का 40 से 50%। ठीक है, अब ये होती कहाँ है मसल्स? अब जैसे हमारे शरीर की सबसे बाहरी एक्सटर्नल कवरिंग क्या है? हमारी त्वचा, फिर अंदर जाते हैं हम लोग, हमारा फ्लैश, हमारा मांस है, फिर हड्डियां मिलती हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये बेसिकली हड्डियों और त्वचा के बीच में पाई जाती हैं। तो जो मसल्स हैं हमारी, ये मसल्स कहाँ मिलेंगी? त्वचा व अस्थियों के बीच, त्वचा व अस्थियों के बीच है। और किससे मिलकर बनी हुई है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से बना होता है। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तभी तो मसल्स का, मांसपेशियों का निर्माण होगा। और वो प्रोटीन कौन सी है? वो प्रोटीन है एक्टिन या मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन, वो मिला के बोल देते हैं एक्टिन मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में कुल 639 प्रकार की मसल्स हैं, और हमारी पीठ में सबसे ज़्यादा मसल्स पाई जाती है। जैसे कोई ज़्यादा भारी चीज़ होती है तो हम लोग उसको पीठ पर रख कर ही लाते हैं, क्योंकि सबसे मजबूत एरिया भी अगर देखा जाए तो वो पीठ होती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी बैकअप कैसा है, हमारा बैकअप मतलब बैक कैसी है हमारी। तो देखिए हमारी अकेली पीठ में ही 180 मांसपेशी पाई जाती, सबसे ज़्यादा इसी में पाई जाती है, पीठ में ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन मसल्स की स्ट्रक्चर की बात करूं कि मसल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो उसको समझिए कि ये जो मसल्स हैं ये हैं ऊतक, ऊतक को बोलते हैं टिश्यू, ये है टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह या ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कई प्रकार की कोशिकाएं या कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। तो अब ये देख लीजिए कि मान लीजिए ये मेरे पास एक मसल है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आपको ऐसे मिलेंगी, बहुत सारी।
और इन कोशिकाओं के अंदर जो स्पेशल प्रकार का, जैसे हम लोग जानते हैं कोशिका के अंदर क्या रहता है, कोशिका द्रव्य। तो ये जो यहाँ मसल्स के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। यहाँ लिख देता हूँ सार्कोप्लाज्म। और मसल की जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। इनके अंदर, इनके सार्कोप्लाज्मा में छोटे छोटे से ऐसे फाइबर पाए जाते हैं, फाइबर, इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मसल्स में कई सारी कोशिकाएं हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे आपने एक इलास्टिक बैंड लिया, आप उस इलास्टिक बैंड को ढीला छोड़ देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा और खींच लेंगे तो फैल जाएगा। लेकिन अगर उस इलास्टिक बैंड को भी गौर से देखा है तो वो छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब मसल की जो सबसे छोटी यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, मसल्स की जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, मसल की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। ये मसल की सबसे छोटी यूनिट जो एक मसल के अंदर कई सारे सार्कोमियर पाए जाते हैं जो मसल को कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर बनाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, हम लोग मसल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनके 3 प्रकार हम लोग बना सकते हैं। पहली है ऐच्छिक मांसपेशी, ऐसी मांसपेशी जिन पर हमारी इच्छा चलती है। जैसे यहाँ हाथ में जो मसल है ना, मैं जो बोल पा रहा हूँ, मेरी टंग में जो मसल है, या मैं चल रहा हूँ तो मेरे पैरों में जो मसल्स हैं, ये सब हैं ऐच्छिक मांसपेशी। एक होती है अनैच्छिक मांसपेशी, मतलब जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र में भी तो मसल्स हैं जो उसको भोजन को ऊपर से लेकर नीचे तक जाती हैं, तो वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जिसको संकुचन अंकुचन बोलते हैं। ठीक है। तो इन मसल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही हृदय की जो मांसपेशियां हैं, तो टोटल 3 प्रकार बनते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। पढ़ते हैं हम लोग 3 प्रकार की। पहला है ऐच्छिक मांसपेशी, ऐच्छिक मांसपेशी। दूसरा है अनैच्छिक मांसपेशी। और तीसरे प्रकार की मांसपेशी है हृदय मांसपेशी। अगर हम लोग इनको इंग्लिश में लिखें तो ऐच्छिक को हो जाएगा वॉलेंट्री मसल्स, इसको बोलेंगे नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मसल्स, इसको बोलेंगे कार्डियक मसल। हृदय मांसपेशी को कार्डियक मसल्स, इसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। और ऐच्छिक को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री। तो देखिए, वॉलेंट्री मसल से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो मांसपेशियाँ हैं वो सीधे हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो सीधे सीधे हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जैसे अगर हमको चलने का मन है तो हमारी जो पैरों की मसल्स हैं उनमें मूवमेंट होगा तो हड्डियां चलेंगी, तो ये इच्छा अनुसार हैं। यहाँ और एक चीज़ देखिए कि इन मसल्स को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आदमी का मन तो बड़ा विचलित है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो अपने शरीर को भी कभी यहाँ कभी वहाँ लेकर जाएगा। तो उन मांसपेशियों में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, इसीलिए इन मांसपेशियों में पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, मतलब बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो हम लोग इसको बोल देते हैं बहुकेंद्रीय कोशिका, पॉलीन्यूक्लिएटेड ऐसे बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लिएटेड, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है।
अच्छा, ये हमारी इच्छानुसार काम करती हैं, हमारी हड्डियों में मूवमेंट करवाती हैं, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली थकान भी इन्हीं प्रकार की मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इन मसल्स में क्या होती है, थकान महसूस होती है। अब इसको बड़े अच्छे से समझिए, इसी को बोलते हैं मसल फैटिग। आपने देखा होगा कि आप लोग जब लगातार कुछ वर्कआउट करते हो, जैसे आप लोग जिम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग देखते हैं कि मसल्स फैटिग हो जाती है, थकावट हमको महसूस होती है। वो थकावट क्यों महसूस हुई उसको समझिए कि हमारी मसल्स में जब लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो मसल्स को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। मतलब ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है वो मांसपेशियों की कोशिकाओं में पहुंच रहा है, लेकिन जब ज़्यादा वर्कआउट होगा तो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन उतनी सफिशिएंट मात्रा में मांसपेशियों के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। तो जो ग्लूकोज है उसका कैसा ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो मांसपेशियों में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड वहाँ पर जमा हो जाएगा, उस मसल्स में जाके जमा हो जाएगा। फिर उससे क्या होगी, थकान महसूस होगी। तो हमारी मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है। फिर क्या होगा कि अगर हम थोड़ी देर वेट कर लें, विश्राम कर लें, रेस्ट कर लें, या उस मसल्स को हम लोग ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे कर दें, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो लैक्टिक एसिड वहाँ जमा हो गया है उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई मिलेगी, तो वही लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ कंडीशन। ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन डेप्थ कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से फैटिग, थकान महसूस होती है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। जैसे आप लोग एक जनरल सा एग्जाम्पल देखो, परिक्रमा लगाते हैं, हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, और फिर जब हम लोग घर पर आके जब गर्म पानी डालते हैं तो थकावट एकदम दूर हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड जमा हो गया है वो गर्म पानी डालने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा होगा, और उस ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में, और फिर फर्दर वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारी जो थकान का मुख्य कारण था लैक्टिक एसिड, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अनैच्छिक मांसपेशी में। अनैच्छिक मतलब जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को कंट्रोल करती है, आंतरिक अंग, आंतरिक अंगों को। तो इसमें पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, ये सब अनैच्छिक मांसपेशियों में आते हैं, और इन मसल्स में, इन मांसपेशियों में थकान महसूस नहीं होती, थकान महसूस नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आ जाइए कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स ये ऐसी मसल्स हैं जो वो तो जन्म से पहले ही, जैसे फीटस में, या हम लोग ऐसे बोले हैं कि भ्रूण में, एम्ब्रियो में हड्ड का फॉर्मेशन होता है, तभी से ये काम करना शुरू करती हैं, और टिल डेथ, मृत्यु तक ये कार्डियक मसल लगातार काम करती रहती हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की थकान महसूस नहीं होती है। सपोज करिए, इमेजिन करिए कि अगर हड्ड की मसल्स में थकावट हो जाए तो ये व्यक्ति की वहीं पर डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो कार्डियक मसल्स क्या हैं, कभी थकती नहीं है, कभी थकती नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग इस बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की मांसपेशियाँ, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। और अब हम लोग देखें इसमें कुछ मसल से रिलेटेड डिजीज़ हैं, मसल रिलेटेड डिजीज़, मांसपेशियों से संबंधित बीमारी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ पैरालाइसिस, पैरालाइसिस, ठीक। पैरालाइसिस को अगर हिंदी में बात करें तो यह अशक्त, मतलब कोई काम नहीं कर पाना। अब क्या होता है, देखिए,
हम लोग जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तंत्रिका कोशिका की बात हुई थी, और तंत्रिका कोशिका हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी। एक वो तंत्रिका कोशिका जो सिग्नल को लेकर ब्रेन तक पहुँचाती है, दूसरी जो ब्रेन से सिग्नल को लेकर उस ऑर्गन तक पहुँचाती है, और इन दोनों के बीच में कई प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं जिनको मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो जो सूचना लेकर गई है ब्रेन तक उसको बोलते हैं संवेदी, सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आई है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो पैरालाइसिस में ये जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, इसको बोलते हैं चालक तंत्रिका कोशिका। देखिए, मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में कोई पैरालाइसिस हो गया, तो उस व्यक्ति की इच्छा है कि वो अपने हाथ को उठाए, तो लेकिन उसको सिग्नल कब मिलेगा? जब वो तंत्रिका कोशिका यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेकर हाथ की कोशिका के पास जाएगी, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन है वही यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है, उसी को बोलते हैं पैरालाइसिस। ये पूरे शरीर में भी हो सकता है और शरीर के कुछ हिस्सों में या किस पर्टिकुलर एरिया में भी हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पैरालाइसिस। फिर एक आता है क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प। क्रैम्प को बोलते हैं ऐंठन। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर क्रिकेट में जब प्लेयर कोई ऐसे स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा है तो पूरा वजन जो है आगे वाले पैर पे डाल देता है, तो उसकी जो पिंडलियां हैं इसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्रैम्प। तो क्रैम्प का मतलब है कि मांसपेशी में लंबे समय तक बहुत ज़्यादा पेन, मतलब ऐंठन हो जाएगी तो पेन होगा, वो है क्रैम्प। चलिए, फिर हम लोग देखते हैं एक आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मांसपेशियां, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, मस्कुलर का मतलब मांसपेशी। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट दी मसल रिलेटेड डिजीज। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे ही मसल के अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और मसल्स में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, और मसल्स का जो पिंक कलर है या हम लोग बोलते हैं पिंकिश रेड कलर है वो मायोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो मसल्स में इतना है। अच्छा, कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ उस कंफ्यूजन को। वो देखिए, हमारे शरीर में सबसे बाहर है स्किन, फिर है मसल और फिर है बोन। कुछ इस तरह से लिख देता हूँ मैं, ये है स्किन, त्वचा, ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ, ये है मसल या मांसपेशी, मांसपेशी, और यहाँ पर है बोन, बोन को ऐसे बना दिया, और भी बोन है, मान लीजिए कोई दूसरी बोन है, ये बोन है। अब देखिए, बोन को बोन से जोड़ने के लिए, बोन से बोन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लिगामेंट चाहिए, लिगामेंट, ठीक है। और मसल को बोन से जोड़ने के लिए, मसल को बोन से जोड़ने के लिए चाहिए टेंडोन्स, टेंडन्स, इसको बोलते हैं कंदरा। हिंदी देखिए, बहुत कठिन है हिंदी, कंदरा, ये का है का। और त्वचा को मसल से जोड़ने के लिए चाहिए एरियोलर, एरियोलर टिश्यू। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति हंसता है, स्माइल करता है, तो उसकी स्किन, जैसे अभी मैं ऐसे हूँ और मैं स्माइल करूँ, है ना, तो स्माइल में हमारी जो मसल्स यूज़ हो रही हैं, हमारी स्किन और मसल को जोड़ने का जो काम है वो एरियोलर टिश्यू का है, ठीक है। मसल और बोन को जोड़ने का जो काम है वो टेंडन्स का है, और बोन को जो जोड़ने का काम है वो लिगामेंट्स का है। अब एक चीज़ देखिए, अगर टेंडन्स में कोई खिंचाव हुआ है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, टी एंड टेंडोन, ठीक है। अगर लिगामेंट में कोई खिंचाव है उसको बोलते हैं स्प्रेन, SPRAIN। दोनों टर्म देखिए, स्ट्रेन है टेंडन से रिलेटेड और स्प्रेन है लिगामेंट से रिलेटेड, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दीज पॉइंट्स, और वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स ज़रूर बनाइए,
अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।